अमित पढ़ाई करने के लिए दिल्ली जाता है। वहां उसकी स्कूल की दोस्त प्रिया भी उसके साथ पढ़ती है। दोनों में प्यार हो जाता है। लेकिन प्रिया को अमित पे भरोसा नहीं था कि अमित उससे शादी करेगा और वो उसे छोड़ के जाने वाली होती है, इसीलिए अमित उससे शादी कर लेता है। अब अमित को धीरे धीरे ये बात अपने घर वालों को बतानी होती है, लेकिन अमित की माँ जबरदस्ती उसकी शादी करवा देती है। अमित की बीवी को उस पे शक हो जाता है और बाद में उसे पता भी चलता है कि अमित की तो पहले से ही शादी हो चुकी है। लेकिन उसकी बीवी रीटा उसका इस झूठ में साथ देती है और बाद में अमित दोनों बीवियों के साथ रहने लगता है। अमित और प्रिया एक गार्डन में बैठे हुए हैं। प्रिया उसे बताती है कि उसे अमित पे भरोसा नहीं है कि वो उससे शादी करेगा। प्रिया, हमारी पढ़ाई तो खत्म हो गई, आगे क्या करने वाली हो? मैं तो कुछ नहीं करूँगी, मुझे जॉब वॉब करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम क्या करोगे? पिताजी के साथ बिजनेस में लग जाऊंगा, और क्या। और हमारा क्या आगे? आगे क्या मतलब? आगे शादी। मुझे नहीं लगता तुम मुझसे शादी कर पाओगे। अरे मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब कि तुम्हारे घर वाले मुझे स्वीकार नहीं करेंगे तो? अरे क्यों नहीं करेंगे भाई, मैं बात करूंगा उनसे। मुझे पता है तुम्हारे घर वाले नहीं मानेंगे। लेकिन मुझे तो तुमसे ही शादी करनी है प्रिया। मुझे नहीं लगता कि ये मुमकिन है। मेरे घर वाले भी मेरे लिए लड़का ढूंढ रहे हैं, तो मुझे तो उनके ढूंढे हुए लड़के से ही शादी करनी पड़ेगी। क्यों, उन्हें मैं पसंद नहीं आऊंगा क्या? पसंद आओगे, पर तुम्हारे घर वाले नहीं मानेंगे। तो फिर क्या करें? बेहतर होगा कि हम एक दूसरे को भूल जाएं। अरे नहीं, कुछ सोचते हैं ना इस बारे में। चलो कल वापस यहीं मिलते हैं, इसी जगह पर। तब तक मैं कुछ सोचता हूं। ठीक है। अमित अपने हॉस्टल जाता है। वहां वो अपने दोस्त मोहन से इस बारे में बात करता है। मोहन अमित को आगे की सलाह देता है। अरे अमित, इतनी देर कहाँ था? प्रिया से मिलने गया था दोस्त। तो? अरे एक प्रॉब्लम हो गई है यार। क्या हुआ? अरे मुझे प्रिया से शादी करनी है, लेकिन प्रिया को मुझ पर भरोसा नहीं है कि मैं उससे शादी कर पाऊंगा। ऐसा क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि मेरे घर वाले नहीं मानेंगे। मतलब हाँ, मेरे घर वाले थोड़े सख्त हैं, मुझे पता है, लेकिन थोड़ा मना ले तो शायद हाँ बोल दे। और प्रिया के घर वालों ने भी उसके लिए लड़का देखना शुरू कर दिया है। अरे बाप रे, मतलब प्रिया गई तेरे हाथ से? ए दोस्त यार, ऐसा मत बोल। मैं प्रिया से बहुत प्यार करता हूँ और उसी से शादी करूँगा। अरे पर तेरे घर वाले नहीं माने तो? अरे फिर भी करूँगा। तो ऐसा कर, पहले शादी कर ले प्रिया से, फिर घर वालों को बता देना। इससे प्रिया भी खुश और घर वाले तो मान ही जाएंगे। अरे हाँ यार, ये तो बात सही है, लेकिन क्या प्रिया मानेगी इस बात के लिए? देख, अगर वो तुझसे प्यार करती है और तुझसे शादी करना चाहती है तो शायद मान जाए। ठीक है, देखते हैं। अगले दिन अमित और प्रिया मिलते हैं, जहां अमित उससे शादी की बात करता है। प्रिया, क्यों ना हम शादी कर लें? अरे पर क्या तुम्हारे घर वाले मानेंगे? नहीं, मेरा मतलब है घर वालों को बताने से पहले। ऐसा कैसे हो सकता है? अरे क्यों नहीं, अभी शादी कर लेते हैं, फिर घर वालों को बता देंगे। तुम ना कुछ भी कहते हो अमित, ऐसा नहीं हो सकता। प्रिया, तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं? करती हो ना। और मुझसे शादी करना चाहती हो कि नहीं? हाँ, शादी करना चाहती हूँ। तो बस फिर कर लेते ना शादी। ठीक है, अगर यही एक तरीका है तो कर लेते हैं शादी। थोड़े ही दिन में अमित और प्रिया शादी कर लेते हैं। शादी मुबारक अमित और प्रिया। थैंक यू मोहन। थैंक यू मोहन। अब बस अपने अपने घर वालों को बताना बाकी है। तो कब बताओगे? घर जाकर अच्छा टाइम देखकर बता देंगे। और घर कब निकलना है? कल। अमित और प्रिया अपने अपने घर चले जाते हैं। अमित के घर वाले अमित का खूब स्वागत करते हैं। अमित की माँ उसकी आरती उतारती है। अमित माँ के पैर छूता है। जुग जुग जीवो मेरे लाल, कितना बड़ा हो गया है मेरा बेटा। नैया, मेरे लिए क्या लाए? अरे पहले उसे बैठने तो दे ठीक से, फिर बात कर लेना। अमित सबसे मिलकर अपने कमरे में चला जाता है। अंदर जाके अमित प्रिया से फोन पे बात करता है। हाँ प्रिया, मैं तो पहुंच गया, तुम पहुंच गई ना? तभी अजय अमित को बुलाने के लिए आता है। अरे भैया, कौन पहुंच गई? किससे बात कर रहे हो? अरे कुछ नहीं, बताओ क्या हुआ? भैया, माँ ने कहा है कि फ्रेश होने के बाद नीचे आ जाना,
वही बताने आया था, बस और कुछ नहीं। हाँ हाँ ठीक है, आ जाता हूँ, तू जा अब। बाल बाल बचे प्रिया, तुम्हें बाद में फ़ोन करता हूँ। हाँ? शाम को खाना खाने के बाद सब लोग बैठकर बातें कर रहे थे। तो अमित बेटा, कल से ऑफिस आना शुरू कर दोगे ना? जी पिताजी, कल से ऑफिस शुरू करते हैं। और बेटा, शादी के बारे में क्या सोचा है? देखते हैं ना माँ। मैंने तेरे लिए एक बहुत अच्छी लड़की देख रखी है। क्या? पर माँ। अरे परवर कुछ नहीं, वो अपने लखनऊ वाली मौसी है ना, उनके रिश्ते में है। तुम उसे जानते भी हो। कौन माँ? अरे रीटा। रीटा? हाँ रीटा तो बहुत अच्छी लड़की है। देखा, मैंने कहा था ना। नहीं माँ, मतलब वैसे नहीं। अमित बेचारा रीटा के बारे में अच्छा बोल के फंस जाता है, लेकिन रीटा वाकई में बहुत अच्छी और समझदार लड़की है। तो कैसी है लड़की, अच्छी है ना? हाँ मतलब अच्छी है, लेकिन इतनी भी नहीं। मैं कुछ नहीं जानती, तुम उसी से शादी करोगे बस। अजय अमित की साइड लेने की कोशिश करता है। अरे माँ, भैया अभी तो पढ़ाई खत्म करके आए हैं, उन्हें थोड़ा टाइम तो दो, और हो सकता है कि भैया को कोई और पसंद हो। अजय, इस घर में शादी का फैसला घर के बड़े बुजुर्ग तय करते हैं, समझे? अमित और अजय अब तो दोनों भी कुछ नहीं बोल पाते। अमित शादी की बात मोहन से फोन पे करता है। मोहन यार, मेरी माँ मेरी शादी कराना चाहती है। अरे तो अच्छी बात है ना, बता दे उन्हें प्रिया के बारे में और बोल दे कि तूने प्रिया के साथ शादी कर लिया। अरे भाई मोहन, बात वो नहीं है। माँ ने ऑलरेडी एक लड़की फाइनल कर ली है और वो चाहती हैं कि मैं उसी से शादी करूं। अरे तो कर ले, कुछ लोगों की तो एक शादी भी नहीं हो पाती और तेरी तो दो दो हो जाएंगी। अरे ये मजाक का वक्त है क्या भाई? देख, माँ को ना प्यार से समझा दे, या फिर पिताजी को बोल माँ से बात करने के लिए, नहीं तो तू खुद ही बात कर ले। अगले दिन शाम को खाना खाने के बाद माँ फिर से शादी की बात छेड़ देती है और बताती है कि रविवार को लड़की वाले घर आने वाले हैं। अमित, इस रविवार को रीटा और उसके परिवार के लोग हमारे घर आने वाले हैं, तो तुम घर पे ही रहना। अमित को याद आता है कि इस रविवार को वो प्रिया के साथ पिक्चर देखने जाने वाला है। माँ, इस रविवार को ना मैं पिक्चर देखने जा रहा हूँ। अरे चुप, यहाँ लड़की वाले देखने आ रहे हैं और तुझे पिक्चर देखनी है? पिक्चर किसी और दिन देख लेना, समझे? ठीक है माँ। अमित और प्रिया एक होटल में बैठकर बात कर रहे हैं। प्रिया, हमें पिक्चर किसी और दिन देखनी पड़ेगी। क्यों? वो घर पे कुछ मेहमान आने वाले हैं। कहीं लड़की वाले तो नहीं? हाँ। तो एक काम करो, लड़की भी देख लो, लड़की पसंद भी कर लो और उससे शादी भी कर लो। जा रही हूं मैं। प्रिया रूठ के निकलने लगती है। अरे सुनो प्रिया, सुनो, देखो मैं उससे शादी नहीं करने वाला। मैं तुमसे ऑलरेडी शादी कर चुका हूँ, अब मैं क्या दोबारा से शादी करूँगा? मुझे क्या पता। अरे यहाँ एक संभाली नहीं जा रही है, दो दो कैसे संभालूंगा? क्या कहा तुमने? एक नहीं संभाली जा रही है? अरे वैसे नहीं प्रिया, थोड़ा टाइम दो ना, मैं माँ से जल्दी ही बात करूँगा। प्रिया का गुस्सा थोड़ा शांत होता है। रविवार का दिन आता है, लड़की वाले अमित के घर आते हैं। लड़की के साथ उसके माता पिता हैं। वो अमित का घर देखकर बहुत खुश होते हैं। जी जी, लड़के लड़की को अगर कुछ देर अकेले में बात करनी है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ ज़रूर। अमित बेटा, ज़रा रीटा को यहीं थोड़ा बाहर ले जाओ और आप लोग वहीं बात कर लो। अरे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है पिताजी। जी, हमारा अमित ना थोड़ा शर्मा रहा है। जाओ अमित, बाहर ले जाओ घर के बगीचे में। तब तक यहाँ शादी लगभग तय हो जाती है। जी, हमें तो लड़का पसंद है, बस एक बार रीटा से पूछ ले, हमारी तरफ से तो बात पक्की समझिएगा। जी, हमें भी लड़की पसंद है। लड़की वाले चले जाते हैं। माँ अमित से शादी के बारे में पूछती है। कैसी लगी लड़की? लड़की तो अच्छी है माँ, लेकिन मैं इससे शादी नहीं कर सकता। क्या? क्योंकि मुझे अभी शादी नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? बस माँ, नहीं करनी। ये कहकर अमित अपने कमरे में चला जाता है। दूसरे दिन अमित ऑफिस में काम कर रहा था कि उसे अजय का फ़ोन आता है कि माँ की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है और वो लोग उसे अस्पताल ले जा रहे हैं। हाँ बोलो अजय। भैया, माँ की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, हम उसे अस्पताल ले जा रहे हैं। आप और पिताजी दोनों डायरेक्ट अस्पताल आ जाइए। अमित और पिताजी अस्पताल पहुंचते हैं
तो माँ अस्पताल की बेड के ऊपर लेटी हुई थी और उसे सलाइन लगाई हुई थी। थोड़ी देर में उसे होश आता है। माँ तुम ठीक तो हो ना? बेटा तू रीटा से शादी करेगा ना? अमित कुछ नहीं कहता। अपनी माँ की ख्वाहिश पूरी करेगा ना बेटा? अमित भावुक हो जाता है। हाँ माँ, करूँगा शादी रीटा से। और फिर क्या था, कुछ ही दिनों के बाद बड़े धूमधाम से अमित और रीटा की शादी हो जाती है। अमित और प्रिया होटल में बैठे हुए हैं और बात कर रहे हैं। अब बोलो, क्या बात करनी है तुम्हें? दूसरी शादी तो तुम कर चुके हो। अरे ऐसी बात नहीं है प्रिया, तुम समझती नहीं हो। मुझे मजबूरी में शादी करनी पड़ी। माँ की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई थी और माँ ने मुझसे रीटा से शादी करने के लिए कहा, तो मैं मना नहीं कर पाया और मुझे शादी करनी पड़ी। तो अब आगे क्या? मुझे डाइवोर्स दे दो और करो रीटा के साथ संसार। नहीं, बिल्कुल नहीं। ना ही मैं तुम्हें डाइवोर्स दे सकता हूँ, ना ही मैं रीटा को छोड़ सकता हूँ। थोड़े दिन इसी हाल में निकालते हैं, मैं रीटा से बात करता हूँ। शादी के बाद अमित का रीटा के ऊपर कुछ खास ध्यान नहीं रहता। वो सुबह काम पे जल्दी निकल जाता और रात को देर से लौटता। माँ ये सब देख रही थी। उसे शक होने लगा कि अमित का बाहर किसी के साथ कुछ चक्कर है। अमित के पापा उसकी माँ को बताते हैं कि ऑफिस में वैसा कुछ खास काम भी नहीं चल रहा जिसकी वजह से अमित को इतना बिजी होना पड़े। सुनिए ना अमित के पापा, ऑफिस में इतना ज़्यादा काम बढ़ गया है क्या? नहीं तो क्यों? अरे ये अमित सुबह जल्दी जाता है ऑफिस और रात को भी देर से लौटता है। इतना काम तो है नहीं, बल्कि मैंने तो अमित से कहा था कि छोटा मोटा काम मैं कर लूँगा, तुम बहू को ज़्यादा टाइम दो, घूमो फिरो। लेकिन वो तो बात ही नहीं सुनता। कभी कभी तो ऑफिस से घंटों गायब हो जाता है। एक दिन जब अमित घर पे था और प्रिया से फ़ोन पे बात कर रहा था, रीटा पीछे से सारी बात सुन रही थी। बस सोच रहा हूँ कि रीटा को कैसे बताऊँ कि मेरी ऑलरेडी एक शादी हो चुकी है प्रिया के साथ, और इसीलिए मैं उसे इतना वक्त नहीं दे पा रहा हूँ जितना उसे देना चाहिए। रीटा की आंखों में पानी आ जाता है। लेकिन प्रिया, तुम्हें एक बात बताऊँ, जेलस फील मत करना। रीटा एक बहुत अच्छी लड़की है। अगर मैं तुमसे नहीं मिलता ना तो मैं शायद रीटा से ही शादी करता। ये बात सुन के रीटा के चेहरे पर खुशियों भरी मुस्कान आ जाती है। उतने में ही अमित पीछे मुड़ता है और रीटा को सामने देखकर वो कुछ नहीं बोल पाता। रीटा बेड पर बैठ जाती है। अमित रीटा को समझाता है कि उसने शादी क्यों की। सॉरी रीटा, मुझे माफ़ कर दो। आपने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? रीटा दरअसल मैं शादी करना ही नहीं चाहता था, लेकिन करनी पड़ी। क्यों करनी पड़ी? माँ की तबीयत ठीक नहीं थी और मुझे उन्होंने शादी करने के लिए कहा, तो मुझे शादी करनी पड़ी। लेकिन सच बताऊं, तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो रीटा, बिल्कुल सच कह रहा हूँ, दिल से। जानती हूँ मैंने सब कुछ सुना है। अब आगे क्या करना है? मतलब ये सब ऐसे कब तक चलेगा? सासू माँ को तो बताना ही पड़ेगा ना। दोनों ही आगे कुछ नहीं बोल पाते। अमित ऑफिस में बैठकर मोहन से बात करता रहता है। अमित मोहन को बताता है कि रीटा को प्रिया के बारे में पता चल गया है और अब वो दोनों को मिलवाने की कोशिश कर रही है। मोहन, रीटा को प्रिया के बारे में पता चल गया? कैसे? अरे वो मैं घर पे प्रिया से बात कर रहा था और रीटा पीछे से आ गई तो उसने सब सुन लिया। अरे तो अब क्या करे? मैं सोच रहा हूँ कि प्रिया और रीटा दोनों को मिलवा दूँ। और उससे क्या होगा? अरे कम से कम इन दोनों में तो समझौता रहेगा। हाँ ये बात तो सही है। तू आएगा क्या मेरे साथ में जब मैं इन दोनों को मिलवाऊँ? ठीक है दोस्त, आ जाऊंगा। अमित ऑफिस में होता है और दोनों प्रिया और रीटा को फ़ोन करके एक होटल में बुलाते हैं। वो प्रिया को होटल में पहुंचने के लिए कहता है और रीटा को तैयार रहने के लिए कहता है जब वो उसे लेने आए। प्रिया होटल में ऑलरेडी बैठी हुई होती है। अमित और रीटा भी आते हैं। मोहन भी लगभग उसी समय पे आता है। प्रिया ये है रीटा, रीटा ये है प्रिया। दोनों भाभियों को मोहन का प्रणाम। दोनों को इसलिए यहाँ बुलाया है कि मैं दोनों को सामने सामने बताना चाहता हूँ कि मैं दोनों में से किसी को भी नहीं छोड़ सकता। अब आप लोग ही बताएं आगे क्या करना है। ऐसे कैसे चलेगा अमित? तुम्हारे घर वाले तो नहीं मानेंगे ना? मान जाएंगे, तुम बस मुझ पर छोड़ दो। प्रिया तुम कल शाम को घर पे आ जाना, मैं देखती हूँ आगे क्या करना है।
दूसरे दिन अमित ऑफिस में होता है और ये सोचता रहता है कि रीटा असल में क्या करेगी। पता नहीं रीटा माँ और पिताजी को कैसे समझाएगी। शाम को अमित प्रिया को लेकर घर पर आता है। सब लोग घर पर ही बैठे हुए थे। अरे अमित, ये कौन है? मैं बताती हूँ सासू माँ, ये है आपकी दूसरी बहू। सासू माँ और सारे घर वाले चौंक जाते हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि ये अमित की पहली बीवी है। अमित, क्या कह रही है रीटा? हाँ माँ, रीटा सही कह रही है। रीटा से शादी करने से पहले मैं प्रिया से शादी कर चुका था। अरे तो तुमने हमें बताया क्यों नहीं? मैंने बताने की कोशिश की थी माँ, मगर आप लोगों ने मेरी बात ही नहीं सुनी। ये बात तो सही है अमित की माँ, हमने तो अमित की बात सुनने की कोशिश भी नहीं की। अरे पर तो अब क्या करें? मैं चाहती हूँ कि प्रिया भी इसी घर में रहे। आखिर में वो भी तो अमित की बीवी ही है। लेकिन ये कैसे मुमकिन है बेटा? हम एक दूसरे को संभाल लेंगे सासू माँ। ठीक है, अब तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है तो हम क्या कह सकते हैं। लेकिन बहू, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम दोनों एक साथ एडजस्ट कर पाओगी? जी हाँ पापा जी, हम कर लेंगे। प्रिया सासू माँ और ससुर जी के पैर पड़ती है। अमित खुश हो जाता है। सुनते जी, ऑफिस से आते समय ना एटीएम से थोड़े पैसे निकाल कर लेते आइएगा। घर खर्च के सारे पैसे खर्च हो गए और अभी तो महीने के पूरे 10 दिन बाकी हैं। पैसों के बिना कैसे महीना कटेगा? अरे क्या तो तुम ऐसे रही हो जैसे एटीएम में पैसों का कोई पेड़ लगा है कि जिसके पैसे खर्च हो जाए वो वहां से तोड़ कर ले आए। अरे महारानी, एटीएम से भी पैसे तभी निकलते हैं जब अकाउंट में बैलेंस हो। और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि मेरे अकाउंट में बैलेंस खत्म हो गया है। थोड़ा हाथ खींच कर घर चलाया करो ना। 30 दिन के घर खर्च के पैसे तुमने 20 दिन में कहाँ उड़ा दिए? अरे क्या मतलब है आपका मैंने पैसे उड़ा दिए? मैं क्या यहाँ पर पैसे उड़ाती हूँ? कभी देखा है मुझे फिजूल खर्ची करते हुए? एक एक सामान खरीदने से पहले 10 बार सोचती हूँ मैं। उसके बाद भी आप जब देखो तब बातें सुना देते हैं। अरे भाई, घर तुम चला रही हो तो सवाल जवाब भी तुमसे ही किए जाएंगे ना। और देखो, ये बात तुम जितना जल्दी समझ लो उतना ही अच्छा है कि मेरे पास आमदनी सीमित है। अपने खर्चों को भी सीमित करना पड़ेगा, वरना भूखे मरने की नौबत आएगी हमारी। ठीक है पापा, सुन लिया तुम्हारा ये बजट का प्रवचन, लेकिन अभी तो कम से कम 1000-2000 रुपए दे दो, वरना घर की सब्जी भाजी का खर्चा कैसे निकालूंगी मैं? आर्य की बात का जवाब दिए बिना ही करण गुस्से में अपना बैग उठाकर ऑफिस चला गया। लो, अब ये क्या तरीका हुआ? मुझसे मुंह फुलाने से पैसे आ जाएंगे क्या? और मैं क्या सारे पैसों की चाट पकौड़ी खाती हूँ जो मुझे तेवर दिखा रहे हैं? जरा सी बारिश होती सब्जियों के भाव आसमान छूने लगते हैं। अगर 30 किलो मिलने वाला टमाटर 100 रुपये किलो मिलेगा तो मैं उसमें क्या कर सकती हूँ बताओ? हर किसी को पत्नियां ना एक सॉफ्ट टारगेट मिल जाती है, जिसको देखो अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल कर चला जाता है। मुझे क्या है, पैसे नहीं देंगे तो मैं भी रोज दाल बनाकर रख दूंगी, फिर कोई खाए या ना खाए मेरी बला से। आर्या अभी बड़बड़ा रही थी कि इतने में उसकी बचपन की सहेली आरती का फोन आता है। हेलो, कौन? अरे कौन से क्या मतलब है? मैं हूं और कौन? मेरा नंबर पहचान नहीं पा रही है क्या? अरे यार, मैंने तेरे नंबर की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, वो थोड़ा मूड खराब है ना आज। अरे ऐसा क्या हो गया जो सुबह सुबह तेरा मूड खराब हो गया? और दोस्तों को ना सारी बातें बता देते हैं, उससे मन हल्का हो जाता है और दिमाग भी सही तरह से काम करने लगता है। चल अब बोल, क्या हुआ? अरे यार क्या बताऊं तुझे, वही रोज रोज की महाभारत। महंगाई आसमान छू रही है और पतिदेव की सैलरी बढ़ने को तैयार नहीं है। कुल मिलाकर वही रोज रोज बजट की खींचतान। वो अपनी फ्रस्ट्रेशन मुझ पर निकाल कर चले जाते हैं और मैं पूरा दिन यही सोचती रहती हूँ कि आखिर घर चलाने में मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो रही है जो बजट संभल नहीं पा रहा। तेरा फोन आने से पहले भी ना मैं महीने के खर्चे का हिसाब ही देख रही थी। अरे 1 रुपये का फालतू खर्च नहीं किया है मैंने। बच्चों की स्कूल फीस, दूध का खर्चा, बच्चों का ट्यूशन, माँ बाबूजी की दवाइयाँ, सब कुछ लेने के बाद मुश्किल से 2-2.5 हज़ार रुपये बचते हैं मेरे हाथ में। लेकिन उन 2-2.5 हज़ार रुपये में सब्जियों का खर्चा नहीं निकल पा रहा है। अब क्या करें, सब्जी खानी छोड़ दें या बच्चों की पढ़ाई छुड़ा के घर बैठा दे? पतिदेव तो बड़ी आसानी से ये कहकर अपना पल्लू झाड़ कर चले गए कि जितनी तनख्वाह है उसी में से पैसे बचाकर घर चलाओ। लेकिन मैं तो धर्म संकट में फंस गई हूं ना। हाँ, ये तो वाकई बड़ी चिंताजनक बात है। तो क्या, महंगाई से तो हर कोई परेशान है। खाने पीने की चीज़ हो, बच्चों के स्कूल या फिर बाजार में बिकने वाले कपड़े, सब कुछ इतना महंगा हो गया है कि आम आदमी की पहुंच से धीरे धीरे दूर होता जा रहा है। 10 साल पहले ब्रांडेड कपड़े पहन लेते थे हम लोग, अब तो उनके बारे में सोचकर भी डर लगने लगता है। इससे साबित होता है कि धीरे धीरे आम आदमी और गरीब होता जा रहा है। महंगाई ने सबकी कमर तोड़ रखी है।
वो तो भला हो मेरे सास ससुर का कि उन्होंने हमारे मकान में गार्डन बनाने के लिए थोड़ी सी जगह छुड़ा रखी थी। बस उसी जगह का इस्तेमाल करके ना मैं अपने किचन में इस्तेमाल होने लायक सब्जियां घर में उगा लेती हूँ। ऐसा करने से सबको ताज़ी और अच्छी क्वालिटी की सब्ज़ी भी खाने को मिल जाती है और महीने का बजट भी कंट्रोल में रहता है। और देखा जाए तो जिस हिसाब से सब्ज़ी भाजी के रेट बढ़ रहे हैं ना, महीने का 5 से 7 हज़ार तो सब्ज़ी में खर्च हो ही जाता है। क्यों, सही कह रही हूँ ना? अरे सच में? तो घर में सब्जियां उगा के खा रही है, कोई दिक्कत नहीं आती? नहीं यार, कोई दिक्कत नहीं आती। बहुत आसानी से घर पर तू भी अपना किचन गार्डन बना सकती है और आसानी से उग जाने वाली सब्जियां जैसे घिया, तोरी, बीन्स, मिर्ची, टमाटर सब इसमें लगा सकती है। आजकल तो इतने अच्छे अच्छे आइडियाज़ मिलते हैं यूट्यूब पर, तो एक बार सर्च करके देख तो सही, तुझे अपने आप सब कुछ आसान लगने लगेगा। तूने सच में आइडिया तो बहुत अच्छा दिया है, लेकिन मेरे घर में तो ऐसा ओपन स्पेस भी नहीं है जहाँ मैं किचन गार्डन बना सकूँ। क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा चल, मैं तुझसे ना बाद में बात करती हूँ। अपनी सहेली आरती से बात करने के बाद अब तो आर्या का दिमाग बस उसी ख्याल में उलझा हुआ था कि आखिर वो करे तो क्या करे। शाम के समय, सुनिए जी, मैंने सोच लिया है महीने का बजट अपने कंट्रोल में कैसे करना है। ये तो बहुत अच्छी बात है, बताओ क्या सोचा? मैंने ये सोचा है कि अब से मैं घर पर ही किचन गार्डन बनाकर सब्जियां उगाऊंगी, जिससे बाजार से सब्जी खरीदने का खर्च भी बचेगा और थोड़ी बचत भी होने लगेगी। और फिर ये रोज़ रोज़ पैसे को लेकर होने वाली खींचतान में भी राहत मिल जाएगी। अरे वाह धर्मपत्नी जी, बात तो आपने बड़े पते की सोची है, लेकिन ये पेड़ पौधे आप उगाएंगी कहाँ? हमारे पास तो ऐसी कोई ज़मीन नहीं है जहाँ तुम खेती कर सको। हाँ, पहले तो मैं भी यही सोचकर निराश हो गई थी, लेकिन फिर बाद में मुझे आइडिया आया कि हमें कोई खेत तो जोतना नहीं है, बस थोड़ी सी जगह चाहिए। ऐसा करते हैं, अपनी छत पर ही ना पेड़ पौधे लगा लेती हूँ। मैंने यूट्यूब में कई सारे ऐसे वीडियो देखे जिसमें लोगों ने अपने छत को ही गार्डन बना लिया है, और वैसे भी छत का हम और कोई इस्तेमाल तो करते नहीं। चलो, जब तुमने मन बना ही लिया है तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। ठीक है, बना लो अपना किचन गार्डन। मुझसे कुछ मदद चाहिए हो तो बता देना। ठीक है, फिर आप सबसे पहले ना अपनी जेब ढीली करो, क्योंकि गार्डन कोई मुफ्त में तो बनेगा नहीं। अगले ही दिन आर्या किचन गार्डन बनाने की तैयारी में लग गई थी। सबसे पहले उसने छत पर काफ़ी सारी मिट्टी मंगाकर बिछवाई। उसके बाद खाद, बीज, कीटनाशक और पोषक दवाइयाँ खरीदने के बाद उसने अपने किचन गार्डन का काम शुरू किया। सुनिए जी, छत पर तो मैंने जितना हो सकता था पौधे लगा दिए, लेकिन थोड़ी सी ना जगह कम पड़ रही है। थोड़ा और स्पेस मिल जाता ना तो 1-2 सब्जी और उगा देती। अब क्या कर सकते हैं भाई, अपने पास जितनी जगह है उसी से काम चलाना पड़ेगा ना। या कहो तो पड़ोस वाले शर्मा जी का मकान गिरवा कर तुम्हारे लिए खेत की ज़मीन तैयार करा दे श्रीमती जी। शर्मा जी का नहीं, अपना मकान गिरवा दो। मतलब देखो, स्टोर रूम ऐसे ही तो पड़ा रहता है, हम इसका कोई इस्तेमाल तो करते नहीं। आप ऐसा करो ना, इसे तुड़वा दो, जो जगह खाली बचेगी उसमें मैं थोड़े प्लांट लगा दूंगी। अरे तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है? कमरा तोड़ के खेत कौन बनाता है? इसमें दिमाग खराब होने वाली क्या बात है? अरे सोच कर देखो ना, ये खाली पड़ा हुआ स्टोर रूम किसी काम तो आ नहीं रहा, लेकिन अगर इसे तोड़ दोगे तो यहाँ पर सब्जियां उगेंगी जिसे हम साल भर खाएंगे। कितना खर्चा बचेगा, सोच कर तो देखो। आप ही साल भर मुझे ताने देते थे ना कि बजट को कंट्रोल करने के लिए थोड़ा दिमाग लगाओ, कोई आइडिया लेकर आओ। अब मैं आइडिया दे रही हूँ तो आपको मेरी बात सुनाई नहीं दे रही है। ठीक है, मत तोड़ो ये स्टोर रूम, लेकिन फिर मुझसे ना उम्मीद मत करिएगा कि मैं बजट को मैनेज करने के लिए कोई एफर्ट करूँ। मैं भी बैठी हूँ हाथ पर हाथ रखकर, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। अरे यार, तुम ना बात बात पर नाराज़ हो जाती हो, एकदम निकल ही जाती हो। थोड़ा सा भी पेशेंस नहीं है तुम्हारे अंदर। अच्छा ठीक है, तुम यही चाहती हो ना कि ये कमरा तोड़वा दूँ ताकि तुम उसकी जगह अपना किचन गार्डन बना सको। ठीक है, भेज दूंगा मजदूर, तुम्हारा ये वाला कमरा तोड़ जाएंगे। पति की बात सुनकर आर्या की खुशी का ठिकाना नहीं था। जल्दी ही 2 मजदूर आकर स्टोर रूम को तोड़ने का काम करने लगते हैं। अरे भैया, सुना तुमने मैडम क्या कह रही थी? बोलती है इस कमरे को तोड़कर यहाँ पर खेत बनाएंगे। अरे भैया, खेत में मकान बनते तो बहुत ही देखे, ये मकान तोड़वा कर खेत बनाने वाले पहले देख रहा। और इस छोटे से कमरे की जगह पर कितनी खेती कर लेंगे ये लोग। हमको तो ना मैडम दिमाग से पैदल लग रही है, तुम थोड़ा बच के रहना इनसे। अरे भैया, सुबह हमसे चाय पूछने के लिए आई थी, हम तो मना कर दिए। पता नहीं चाय में चीनी की जगह नमक डालकर पिला गई तो हम क्या करेंगे। अरे जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, ये सब क्या बकवास कर रहे हो तुम दोनों? दिमाग तो ठिकाने पर है ना? मेरी बीवी तुम्हें पागल दिखाई देती है क्या? एक तो सुबह से 2 बार चाय के लिए पूछ कर गई, ऊपर से उसके बारे में ऐसी बात करते हो।
अरे नहीं नहीं साहब, गलती हो गई, माफ़ करिए, हमारा ऐसा कोई मतलब ना था। आप ठीक कहा था, हम लोग ना अपना काम करते हैं। 2 दिन के अंदर ही स्टोर रूम की जगह एक खाली मैदान दिखाई पड़ रहा था, जिसे देखकर आर्या की खुशी का ठिकाना नहीं था। आपको पता है करण, ये जो स्टोर रूम तोड़कर खाली जगह हुई है ना, यहाँ पर मैं कद्दू, करेला और भिंडी लगाऊंगी। आपको पता है ना अंश को भिंडी कितनी पसंद है। अरे ताज़ी ताज़ी भिंडियाँ तोड़कर अपने बेटे के लिए बनाऊंगी तो उंगलियाँ चाट कर खाएगा मेरा बच्चा। अच्छा ठीक है, तुम अपने पौधों की देखभाल करो, मैं ज़रा अंदर लैपटॉप पर काम कर रहा हूँ। 1 सप्ताह के बाद। अरे आर्या, यहाँ पर कुछ पैसे रखे हुए थे अलमारी में, तुमने खर्च किए हैं क्या? हाँ, वो पैसे ना मैंने अपने गार्डन के सामान लाने में यूज़ कर लिए। अरे पूरे 4,000 थे, क्या किया तुमने 4,000 का? लो, गार्डन के लिए बीज, मिट्टी, खाद, कीटनाशक सब मुफ्त की थोड़ी ना होते हैं, वही सब खरीद कर लाई, उसमें खर्च हो गया। अरे टेंशन क्यों ले रहे हैं आप? इसे एक तरह से 1 टाइम इन्वेस्टमेंट समझ लीजिए। एक बार मेरे प्लांट्स में सब्जी आने लगेगी ना, फिर तो बचत ही बचत होगी हमारी। ठीक कहती हो। कुछ दिन के बाद, करण देखो, प्लांट्स तो ठीक ठाक बड़े हो गए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे पौधों में आने वाले फल बढ़ ही नहीं रहे। मैं आज ही पता करके आती हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि पेड़ों को कोई रोग हो गया हो। आर्या नर्सरी में जाकर पौधों की परेशानी बताकर कुछ दवाई लेकर आती है। देखो, मैं ना अपने प्लांट्स के लिए कुछ दवाइयाँ लेकर आई हूँ। उन्होंने बताया कि जैसे इंसानों को बीमारियाँ हो जाती है ना, वैसे ही पेड़ पौधों में भी कुछ बीमारियाँ या रोग होने की संभावना होती है। उसके लिए उन्होंने मुझे ये स्प्रे करने के लिए दवाई दी है। इससे ना हमारे पौधों में बहुत हेल्दी फल आएंगे। वो सब तो ठीक है, पर ये काम वाली संगीता बाई आई है कोई, इसको तुमने बुलाया क्या? हमारे यहाँ तो तुम खुद ही सारे काम करती हो ना, फिर काम वाले की क्या ज़रूरत? अरे मैंने बुलाया इसे, वो आजकल गार्डन में मैं काम करने के लिए चली जाती हूँ ना, कई घंटे वहीं पर बीत जाते हैं, जिसकी वजह से घर के सारे काम ऐसे ही पड़े रहते हैं, मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा। इसलिए मैंने इस मेड को बुलाया है, थोड़ी मेरी मदद भी हो जाएगी। अब घर का, गार्डन का, बच्चों का काम करते करते मुझे ना बड़ी थकान हो जाती है। चलो ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। वैसे भी ज़्यादा दिन की मेहनत नहीं है, एक बार पौधों में फल आने लगेंगे फिर तुम फ्री हो जाओगे, तब काम वाली को हटा देंगे। पौधों में सब्जियों के लगने का इंतजार करते हुए कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन शाम के समय करण आंगन में रखे पौधों को निहार रहा था। कुछ देर तक पौधों को देखने के बाद जैसे ही वो ड्राइंग रूम में पहुंचता है तो हैरान रह जाता है। अरे आर्या, इधर आओ जरा, ये देख रही हो ये क्या हो गया? तुम्हारे पेड़ पौधों में सब्जी देखने गया तो सब्जी तो एक भी नहीं दिखी, लेकिन ये छत पर इतनी बड़ी सिलन जरूर दिख गई। ये देखो ड्राइंग रूम की छत का क्या हाल हुआ है। अरे मैंने तो अभी तक ध्यान ही नहीं दिया था, वाकई ये तो बिल्कुल खराब हो गई, लेकिन ये हुआ कैसे? लगता है तुमने जो छत पर सब्जियां उगाई है ना, उसी की वजह से सब हुआ है। तुम रोज सुबह शाम पानी डाल रही हो मिट्टी में, मिट्टी से रिस कर ये पानी पूरा सीलिंग में जा रहा है और उसके कारण ही पूरी सीलिंग में लीकेज हो गया। अब धीरे धीरे ये लीकेज बाकी कमरों में भी फैलेगा, इसलिए फैलने से पहले इसका कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। अरे आप ना ज्यादा सोची मत, जल्दी से मिस्त्री को बुलाकर काम शुरू कर दीजिए, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। तुमने तो बहुत आसानी से कह दिया मिस्त्री को बुलाकर काम शुरू कर दो, और ये काम करने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? तुम्हारे इस सब्जी के गार्डन के चक्कर में ना मेरे पिछले 4-5 महीने की सारी बचत सफाचट हो गई है। खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा 12 आना। अरे आज तक तुम्हारे गार्डन में से 5 रुपए की भिंडी नहीं निकली, और खर्चा जोड़ा है आज तक तुमने कितना किया? अरे इसमें मेरी क्या गलती है? छत बनवाते समय आप लोगों को सीलिंग को सील करना चाहिए था ना, आजकल छत को ऐसे कौन छोड़ता है? पता तो मुझे भी नहीं था कि कल को मेरी बीवी आकर इस छत पर लौकी और टिंडे उगाएगी। पता होता तो मैं सीलिंग की प्रूफिंग भी करा देता। अभी ड्राइंग रूम की छत सही कराने में और ऊपर से छत को पूरा लीक प्रूफ करवाने में ना लंबा चौड़ा खर्चा लगेगा। मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा, कहाँ से इतना पैसा आएगा? सोच रहा हूँ एक पर्सनल लोन निकाल लेता हूँ। तुम्हारे किचन गार्डन के चक्कर में मेरी तो पूरी कमर टूट गई। पता नहीं किस घड़ी में मैंने तुम्हें किचन गार्डन बनाने के लिए हाँ बोला था। ये तो वही बात हो गई ना, एक तो कंगाली, ऊपर से आटा गीला। पैसे बचाने के चक्कर में ये सब शुरू हुआ, लेकिन जब से तुमने किचन गार्डन का तुर्रा पाला है ना, पैसे तो ऐसे खर्च हो रहे हैं कि क्या बताऊं। अच्छा, मैंने तुर्रा पाला था? मुझे कोई शौक नहीं था अपना आधा दिन मिट्टी में खुदाई करते हुए बिताने का। अरे जो भी किया इस घर की भलाई के लिए किया। आप ही रोज रोज मुझे बजट का ताना मारते थे ना, तो मैं तो आपकी मदद करने की कोशिश कर रही थी। दिन रात मेहनत कर रही हूं इस गार्डन में मैं। आपको कुछ पता भी है? रोज पानी लगाओ, खाद डालो, देखभाल करो, कितना काम होता है। ऐसे ये पौधे बड़े नहीं हो रहे। अपने बच्चों की तरह देखभाल करती हूँ मैं इनकी। अरे यार ठीक है ना,
तुम मेहनत करती हो तो मैं भी तो ऑफिस जाकर मेहनत ही करता हूं। मुझे कौन सा कंपनी खाली बैठने के पैसे दे रही है? और मेरी मेहनत की कमाई पानी की तरह बहती जा रही है, उसका क्या? मुझे तो इतना पता है कि पहले तुमने वो स्टोर रूम तुड़वाया, उसमें खर्च किया, फिर ये मिट्टी, खाद, बीज, इन सब में हजारों रुपए डुबा दिए, और अब ये सीलन। इतने पर भी अगर किस्सा खत्म हो जाता तो बात और थी, लेकिन तुम्हारा तो ये किचन गार्डन का खर्चा बढ़ता ही जा रहा है। देखो, अब नाराज होने से कुछ नहीं होगा, और मैं जो भी पैसा खर्च कर रही हूँ ना, वो कल को हमें ही फायदा देगा। देखो, कुछ दिन की बात और है, उसके बाद मेरे पौधों में फल आने शुरू हो जाएंगे, और आप देखना कैसे हरी हरी ताज़ी सब्जी निकलेगी, जिसे खाकर आपके मन से सारी शिकवे दूर हो जाएंगे। अभी फ़िलहाल आप थोड़े से पैसे दे दो ना मुझे। वो क्या है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि मिट्टी कम पड़ रही है, थोड़ी मिट्टी और होनी चाहिए थी छत पर, तब पौधे बड़े और अच्छे से ग्रो कर पाते। मैं मजदूर को बुलाकर 2-3 बोरा मिट्टी और मंगवा लूँ? मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे कोई हरी सब्जी नहीं खानी। अरे मैं बिना सब्जी के ही काम चला लूंगा, बल्कि मैं तो साल के 365 दिन दाल ही खा लूंगा। हरी सब्जी खाने का कभी नाम भी नहीं लूंगा, लेकिन भगवान के लिए अपना ये किचन गार्डन बंद कर दो। अरे भाई, मैं गरीब इंसान हूं, मैं तुम्हारा ये हाई फाई किचन गार्डन अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा। मैं मानता हूं ये सब मेरी वजह से शुरू हुआ था, इसीलिए अब मैं ही तुमसे माफी मांग रहा हूं। अब बस तुम किसी तरह ये सब्जी का बगीचा रफा दफा करो। अरे भाई, जितना पैसा तुम्हारे गार्डन ऊपर खर्च किया है ना, इतने में तो मैं खरीद के सब्जी खा लेता। तुम्हें पता नहीं है, कल बाबूजी का भी फ़ोन आया था, बहुत गुस्सा हो रहे थे मेरे ऊपर। उनको छोटे ने बता दिया कि हमने स्टोर रूम तुड़वाया है, तब से खुन्नस में बैठे हुए वो। अगले हफ्ते ही गांव से यहाँ आने की टिकट करा लिया उन्होंने। देखना, आते ही मुझ पर हमला करेंगे। अब उनको भी संभालना पड़ेगा, क्योंकि वो तो सारी चीज़ों का दोष मुझे देंगे। उन्हें यह थोड़ी ना समझ में आएगा कि उनकी बहू ने किसान बनने की जिद पाल रखी थी। पति की बिगड़ती सूरत देखकर आर्या बड़े दुखी मन के साथ अपना किचन गार्डन बनाने का सपना छोड़ देती है और फिर से अपनी घर गृहस्थी में मन लगाने लगती है। हजारों रुपए के खर्च और महीनों के मेहनत के बाद बेचारी आर्या को अपने किचन गार्डन से सिर्फ 2 ही फल खाने को मिले थे। एक था लौकी और दूसरा 3-4 करेले जो अंदर से खराब थे। एक छोटे से शहर में गुप्ता परिवार रहा करता था। गुप्ता परिवार में कमला अपने पति आनंद और 2 बेटे वनराज और रोहन के साथ रहती थी। अरे कहाँ जा रहा है तू? ऑफिस जा रहा हूँ, और कहाँ जाऊँगा? 1 हफ्ते में तेरी शादी है और तुझे ऑफिस जाने की पड़ी है। हाँ भैया, मम्मी सही तो कह रही है। अब आप अपनी शादी पर ध्यान दो, और ऑफिस का काम वो मैं और पापा संभाल लेंगे। सुन लिया, चल अब तुम मेरे साथ बाजार चल और शॉपिंग करवा। कमला और वनराज शादी की शॉपिंग में लग जाते हैं। 1 हफ्ता गुजरता है और वनराज की शादी हो जाती है। ओहो कमला, तुम बहू तो बहुत सुंदर लाई हो। हाँ, नहीं तो क्या, मेरी पसंद तुम्हारी तरह थोड़ी ना है। क्या माँ, आप कुछ भी बोलती हो। सुंदरता तो देखने वाले की आंखों में होती है। वाह काजल, क्या बात है। सिर्फ सुंदर नहीं, समझदार भी है तुम्हारी बहू। लोगों की नज़रों में ये एक अरेंज मैरिज थी, लेकिन असल में ये लव मैरिज थी। कमला वनराज की शादी काजल से नहीं करवाना चाहती थी, क्योंकि काजल गरीब थी और वो दहेज नहीं दे सकती थी। पर वनराज की जिद के आगे उसे उसके साथ ही शादी करवानी पड़ी। तुम शादी करके मेरे घर में तो आ गई हो काजल, लेकिन मैं तुम्हें चैन से जीने नहीं दूंगी। कमला सबके सामने तो काजल से बहुत अच्छे से बात करती थी, लेकिन अकेले में उससे बहुत बुरा बर्ताव करती थी। काजल बेटा, नाश्ता बना लेना सबके लिए। ठीक है मम्मी जी, अभी बनाती हूँ। कितने घंटे लगते हैं नाश्ता बनने में? अभी तो बनाना शुरू करा है, बस 10 मिनट लगेंगे। तो हाथ थोड़े तेज चला ले, हाथों में जान नहीं है क्या? ये आप क्या बोल रही हैं? हाथों के साथ साथ कानों में भी जान नहीं है क्या? सुनाई नहीं दे रहा? मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? आप गुस्सा क्यों कर रही हैं? कमला, अरे ओ कमला, जरा यहाँ आना। जी आई। 2 मिनट के अंदर नाश्ता बनकर तैयार हो जाना चाहिए, समझी? ये बोलकर कमला किचन से बाहर चली गई। काजल हैरान थी कि अचानक उसकी सास को क्या हो गया। बाहर तो वो बहुत अच्छा बर्ताव कर रही थी, लेकिन किचन में आते ही उनका रूप बदल गया। काजल फटाफट नाश्ता बनाकर परोसती है। वाह बहू, नाश्ता तो बहुत अच्छा बनाया है तुमने, अति स्वादिष्ट। हाँ पापा, सही कहा आपने, मज़ा आ गया। थैंक यू सो मच। आखिर पत्नी किसकी है? तू ना बस अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनता रहा कर। पत्नी तेरी है पर बहू तो हमारी है ना, क्या जी? बिल्कुल सही कहा।
अच्छा ठीक है, अब ऑफिस चलिए वरना हम लोग लेट हो जाएंगे। वो तीनों ऑफिस चले जाते हैं और उनके जाते ही कमला का रूप वापस बदल जाता है। क्या रे, ये कैसा नाश्ता बना कर रखा है तूने? हैं? मेरे तो गले से नीचे नहीं उतर रहा। पर अभी तो सब मेरे नाश्ते की तारीफ कर रहे थे। अरे झूठी तारीफ थी वो, और इसलिए कह रहे थे क्योंकि तू नई नवेली बहू है, तुझे बुरा ना लगे। पर मुझसे इतना झूठ नहीं बोला जाता। जा इस नाश्ते को लेकर जा और दोबारा कुछ अच्छा बना कर ला, कामचोर कहीं की। काजल दोबारा नाश्ता बनाने चली तो जाती है, पर उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि उसकी सास ऐसा क्यों कर रही है। घर की सफाई हो गई? जी मम्मी जी, हो गई। हे भगवान, अंधी है क्या तू? हैं? सफाई करना भी नहीं आता? ये देख यहाँ पर कितनी ज्यादा धूल है, इसे साफ कर फटाफट, फिर इसके बाद कपड़े भी धोने हैं। ठीक है मम्मी जी। काजल बहुत अच्छे से पूरे घर की सफाई करती है, जिससे वो बहुत थक जाती है। सफाई हो गई है मम्मी जी, अब कपड़े दे दीजिए तो धो दूँ। ये ले पकड़, सब एकदम अच्छे से साफ होने चाहिए वरना दोबारा धुलवाऊंगी सारे। वॉशिंग मशीन कहाँ है? अरे ओ महारानी, तेरे घर में वॉशिंग मशीन थी क्या जो यहाँ तुझे वॉशिंग मशीन चाहिए? हाथों से धो ले चुपचाप। लेकिन माँ जी मैं बहुत थक गई हूँ। वाह 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 वाह, महारानी विक्टोरिया थक गई है। ये सब ना इस घर में शादी करने से पहले सोचना था। चल काम पर लग जा। काजल मजबूरन वो सारे कपड़े धोने बैठ जाती है। कपड़े धोते धोते उसे शाम हो जाती है और वो तीनों ऑफिस से वापस आ जाते हैं। काजल मैं आ गया। अरे बेटा, मैं तुझे कब से मना कर रही हूँ इतना काम मत कर, कि तू है कि मानती नहीं है। क्या? देखना बेटा, जब से तुम लोग गए हो तब से काम में लगी हुई है ये पगली। अरे काजल, तुम ये कपड़े हाथ से क्यों धो रही हो? वॉशिंग मशीन तो है। मैंने भी इससे यही बोला, पर कहती है वॉशिंग मशीन में कपड़े खराब हो जाते हैं, मैं तो हाथ से ही धोऊंगी। ओहो काजल, ये कैसी जिद है? चलो उठो, कोई ज़रूरत नहीं हाथ से कपड़े धोने की। धुल ही गए हैं बस। नहीं 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 नहीं, बस बहुत हो गया, उठ जा फौरन। अरे देख तो कैसे पसीने पसीने हो गई है। कोई मेहमान आ गया तो कहेगा कि मैं नई नवेली बहू से इतना काम करवा रही हूँ। अरे लोग तो मुझे ही गलत समझेंगे ना। ये मम्मी जी को अचानक क्या हो गया? कभी कुछ कहती हैं कभी कुछ। काजल हैरानी से उठी और हाथ मुंह धोकर किचन में जाने लगी। अरे अब कहाँ जा रही है? अब किचन में मम्मी जी, इन लोगों के लिए चाय बनाने। ओहो चुपचाप बैठ जा, मैं बना कर लाती हूँ चाय। दिन भर काम करके थकी नहीं है क्या? है जब चाय भी तू ही बनाएगी। हाँ बेटा, तुम आराम करो थोड़ा। कमला उन सबको चाय बनाकर पिलाती है और ये दिखाती है कि वो अपनी बहू की कितनी फिक्र करती है। लो सब लोग चाय पियो। मम्मी, आपको भाभी को रोकना चाहिए था ना, देखो तो भाभी की क्या हालत हो गई है। अरे मैंने बहुत रोका बेटा, पर ये मेरी सुने तब ना। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मुझसे कोई गलती हुई है या मैंने कुछ गलत बोल दिया। ये मम्मी जी ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हैं? सबके सामने इतने प्यार से बोलती हैं और अकेले में ऐसे जैसे मैं कोई दुश्मन हूँ। चल क्या रहा है? अगले दिन पार्वती कमला से मिलने आती है। उस समय कमला काजल से पोछा लगवा रही थी, पर पार्वती को आते देखकर वो फौरन बीमार होने का नाटक करने लगती है। तेरी माँ ने तुझे पोछा लगाना भी नहीं सिखाया क्या? नहीं मम्मी जी, मैं वो अरे बहू, जैसे तुझसे हो वैसे कर ले, मुझसे तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। अरे कमला, तुम इतनी बीमार हो तो क्यों कर रही हो ये? अरे पार्वती, और बैठो। क्या बताऊँ, बस बहू ने पूछा तो मैं उसे बताने लगी। अरे जब तबीयत खराब है तो आराम करो। ऐसी नौसिखिया बहू के होते मैं आराम कैसे करूं? जो काम करती है गलत करके रख देती है, तो उसको सही तो मुझे करना पड़ेगा ना। अरे धीरे धीरे सीख जाएगी कमला। अरे इतनी भी नादान नहीं है ये, जानबूझकर करती है ताकि आधा काम मुझे करना पड़े। तरस भी नहीं आता इसे कि सास बीमार है, उसे परेशान ना करूं। हे भगवान, मैं तो इसको बहुत सीधा समझ रही थी। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने तो हाँ हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बीमार होने का नाटक कर रही हूँ। मुझे मज़ा आता है ना ये सब करने में, और मैं अब तक सब झूठ बोल रही थी। मेरी बहू ना दुनिया की सबसे अच्छी बहू है। हे भगवान, मेरे तो भाग ही फूट गए। अरे अरे बस चुप हो जाओ कमला, अगर ऐसे रहोगी तो तुम्हारी तबीयत और बिगड़ जाएगी। कमला काजल को कुछ बोलने का मौका ही नहीं देती और रो रो कर तमाशा खड़ा कर देती है।
ला ये पोछा मुझे दे दे, मैं ही कर देती हूँ, पूरे घर में लगा दूंगी, तू जा आराम से बैठ। अरे कमला बहन, गुस्सा छोड़ दो और ये सब मत करो, तुम्हारी तबीयत और ज़्यादा खराब हो जाएगी। मम्मी जी रहने दीजिए ना, मैं कर लूँगी। नहीं नहीं, मैं कर लूंगी, भले मैं ये काम करते करते शहीद ही क्यों ना हो जाऊं, लेकिन कर लूंगी, तू जाकर आराम करना अपना। अरे गुस्सा छोड़ दो कमला बहन, जिद मत करो, चलो हटो यहाँ से, छोड़ो ये सब। कमला ने अपनी पड़ोसन के सामने अच्छा खासा तमाशा बना दिया था, जिससे काजल उसकी नज़र में बहुत बुरी बन चुकी थी। दूसरी तरफ काजल को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी सास आखिर चाहती क्या है। अच्छा मैं चलती हूँ कमला बहन, तुम आराम करो। ठीक है पार्वती बहन। नमस्ते आंटी, फिर आइएगा। फिर आइएगा कि बच्ची, काम पर लग जा फौरन, ज्यादा बातें ना बना। और आज के बाद अगर किसी बार वाले के सामने कुछ बोली ना तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बढ़िया आई बीच में बोलने वाली। काजल के पास कहने के लिए कोई अल्फाज ही नहीं थे, वो चुपचाप काम में लग गई। पता नहीं आखिर मम्मी जी को मुझसे दिक्कत क्या है, आज पूछ ही लेती हूँ। मम्मी जी, क्या है? आपको मुझसे दिक्कत क्या है? मैंने कुछ गलती कर दी है क्या? आप बताइए, मैं उस गलती को सुधार लूँगी। दिक्कत? क्या बताऊं दिक्कत। कमला अभी इतना ही बोल पाई थी कि अचानक काजल के हाथ से शीशे का एक ग्लास गिरकर टूट गया। अरे मनहूस करम जली, ये क्या किया तूने? मम्मी जी, वो मुझसे धोखे से। चुप कर, लाने के नाम पर अपने घर से एक कौड़ी ना लाई और तोड़ने के लिए मेरे घर का इतना महंगा ग्लास तोड़ दिया। मनहूस कहीं की कामचोर। मुझे माफ कर दीजिए मम्मी जी, धोखे से मेरे हाथ से स्लिप हो गया। अरे तो तू क्यों नहीं हो गई स्लिप? नालायक, तू गिर जाती अपना सर फोड़ लेती, पर नहीं, तुझे तो मेरा ग्लास तोड़ना था, मुफ्त का जो है। और ये अपने घड़ियाली आंसू मुझे मत दिखा, समझी? इनका मुझ पर कोई असर नहीं होगा। तभी वहां आनंद, वनराज और रोहन आ जाते हैं। आई एम सॉरी मम्मी जी। ओहो बहू, चुप हो जाओ, इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है, ग्लास टूटा है ना, दूसरा आ जाएगा। हाँ काजल, पगली हो क्या कि ग्लास के टूटने पर ऐसे रो रही हो? वही तो देखो ना कैसे रो रही है। कह रही थी मैं अपने घर से तो कुछ लाई नहीं और यहाँ का सामान तोड़ दिया। काजल, आर यू सीरियस? तुम्हारे दिमाग में ये बात आई कैसे? ऐसा सब दोबारा मत सोचना। यहाँ जो कुछ भी है वो उतना ही तुम्हारा है जितना मेरा है, समझी? काजल चुपचाप खड़ी थी, क्योंकि उसे मालूम था कि अगर वो कुछ बोलना भी चाहेगी तो कमला उसे बोलने नहीं देगी या फिर बात बदल देगी। कुछ समय ऐसे ही गुजरता है और फिर काजल के देवर रोहन की रागिनी नाम की लड़की से शादी हो जाती है। आज रोहन की शादी है, हर चीज़ का ख्याल रखना। अगर मुझे किसी चीज़ की शिकायत मिली तो ध्यान रखना तेरे साथ क्या होगा। आप फिक्र ना करिए, मैं सब देख लूँगी। क्या हुआ कमला, सब ठीक? हाँ सब ठीक है, बस कमज़ोरी हो गई है बहुत, इसीलिए इसको काम समझा रही थी। अब अगर ये कर दे तो अच्छा है, वरना मैं ही करूँगी उठकर। मैं कर दूँगी मम्मी जी। हाँ हाँ, पता है कितना करती है तू, आधे से ज़्यादा तो मुझ बुढ़िया को ही करना पड़ता है। अब तुम आराम करो, मैं आ गई हूँ ना, थोड़ा काम मैं करवा लूँगी। कमला के कर कमलों से आखिरकार रोहन की शादी हो ही जाती है और घर में छोटी बहू आ जाती है। भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद कि कम से कम छोटी बहू तो दहेज लेकर आई है, बड़ी तो खाली हाथ ही चली आई थी। क्या हुआ माँ जी, अब क्या सोच रही हैं? कुछ नहीं, मैं तो बस ये सोच रही थी कि भगवान ने मुझे कितनी अच्छी और प्यारी बहू दी है। क्या माँ जी, आप भी? नहीं रागिनी, मम्मी सही कह रही हैं। ऊपर वाले ने इनको दोनों ही बहुएं बहुत अच्छी, प्यारी और संस्कारी दी हैं। हाँ बिल्कुल सही कहा तूने, मैं तो धन्य हो गई। सोच रही हूँ अब संन्यास ले लूँ और हिमालय पर जाकर बैठ जाऊं। क्या तुम भी कमला, इस उम्र में भी तुम्हें मजाक सूझ रहा है? अरे भाभी, आप क्यों नहीं बोल रही है कुछ? नहीं कुछ नहीं, मैं बस। रागिनी, अपनी जेठानी के पैर छुओ। अरे नहीं नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हमारी उम्र में कोई खास फर्क थोड़ी ना है। अरे तो क्या हुआ, तुम्हारा रिश्ता तो बड़ा है ना। काजल खुश थी कि चलो कम से कम उसकी देवरानी के सामने तो उसकी सास उसे इज्जत दे रही है, पर उसका ये भ्रम बहुत जल्दी टूटने वाला था। अरे ये काम वाम छोड़ो रागिनी, आओ बैठो,
काम काजल कर लेगी। पर माँ जी, दीदी अकेले कैसे? अरे उसे आदत है अकेले काम करने की। तुम ये बताओ, जूस पियोगी? अरे पर वो काजल, ए काजल की बच्ची, 2 ग्लास जूस लेकर आ। जी मम्मी जी, अभी लाई। ये लीजिए। अरे रागिनी, तुम यहाँ बैठी हो, किचन में इतना काम पड़ा है। वो नहीं जाएगी, वो इस घर की नौकरानी नहीं है, नौकरानी तो तू है। ये आप क्या बोल रही हैं मम्मी जी? माँ जी ऐसा तो ना बोलिए। अरे तू अभी इसे जानती नहीं है। तभी अचानक रागिनी के हाथ से ग्लास गिरकर टूट जाता है और सारा जूस फैल जाता है। यह मनहूस जहां खड़ी होती है वहां यही सब होता है। तुम फिक्र ना करो रागिनी, मैं अभी ये सही करवाती हूँ। ए खड़ी खड़ी देख क्या रही है, साफ कर इसे। काजल को लगता है कि ये लोग यहाँ से हटेंगे फिर वो साफ करेगी, लेकिन कमला रागिनी को लेकर वहीं बैठी रहती है और काजल की बेइज्जती करने के लिए उससे रागिनी के पैर भी साफ करवाती है। ये सही नहीं है माँ जी, कम से कम मेरी देवरानी के सामने तो मेरी बेइज्जती ना करिए। हाँ माँ जी, ये गलत है, मुझे भी बहुत अजीब लग रहा है। अरे कोई बात नहीं, थोड़ा सा कर देगी तो कोई बड़ी बात नहीं है। पर रागिनी वहां से उठकर चली जाती है और उसी के पीछे कमला भी हंसती हुई वहां से चली जाती है। काजल का आत्मसम्मान टूट चुका था। वो वहीं बैठकर बुरी तरह से रोने लगती है। उसकी आज तक कभी किसी ने ऐसे बेइज्जती नहीं करी थी। मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है भगवान, जो मेरे साथ ऐसा हो रहा है? मैंने तो आज तक कभी किसी को नीचा नहीं दिखाया, फिर क्यों क्यों? तभी रागिनी उसके पास आती है। दीदी आप रोइए मत, अगर माँ जी आपके साथ ऐसा कुछ कर रही हैं तो आपको जेठ जी को बताना चाहिए। पर मम्मी जी उनके सामने बिल्कुल अच्छा बर्ताव करती हैं, वो मेरी बात का विश्वास ही नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी एक बार कोशिश करके तो देखिए, क्योंकि ये तो सरासर अत्याचार है। ठीक है, कोशिश करती हूँ मैं। उसी रात काजल वनराज से बात करती है। मैं आपको लंबे समय से एक बात बताना चाहती थी पर बता नहीं पाई। मम्मी जी आप लोगों के सामने तो मेरे साथ अच्छा बर्ताव करती हैं, लेकिन अकेले में मुझे बहुत भला बुरा कहती हैं। क्यों मजाक कर रही हो? ये कोई 90s की मूवी चल रही है क्या? अरे मैं सच कह रही हूँ। हाँ ठीक है, चलो सो जाओ अब। वही होता है जो काजल ने सोचा था। वनराज उसकी बात पर विश्वास ही नहीं करता। मैंने तुमसे कहा था ना रागिनी कि वो मेरी बात पर विश्वास ही नहीं करेंगे, उन्हें तो मेरी बात मजाक लग रही थी। ये तो सही बात नहीं है, अब कुछ बड़ा करना पड़ेगा। क्या मतलब? मतलब ये कि ऐसा कुछ करना पड़ेगा जिससे माँ जी की सच्चाई सबके सामने आ जाए। पर वो कैसे होगा? अब वो जब भी आपके साथ कुछ बुरा करेंगी तो मैं उसकी रिकॉर्डिंग कर लूँगी। और फिर आप देखती जाओ क्या होगा। और अगले 2-3 दिन तक रागिनी छिप छिप कर कमला की बातें रिकॉर्ड करती है और फिर जब कमला का बर्थडे आता है तो वो उसकी पार्टी रखती है और उस पार्टी में वो वीडियो प्रोजेक्टर पर चला देती है। ये क्या है? काजल दीदी पर हो रहे अत्याचार की दास्तान। तो मतलब तुम सच कह रही थी काजल? बंद करो ये सब। नहीं, ये बंद नहीं होगा। अब आपको बताना पड़ेगा कि आप ये क्यों कर रही हैं। ये झूठ है। कमला सच बताओ। क्योंकि वनराज मेरी पसंद की बहू नहीं लाया, ऊपर से ये दहेज भी नहीं लाई। मैंने तो सोचा था कि मैं इसे परेशान करूंगी तो वनराज को छोड़कर भाग जाएगी, पर यह तो बड़ी ढीठ है। इसे ढीठ पर नहीं प्यार कहते हैं माँ, जो आपकी समझ में नहीं आएगा। आपको इतनी ही दिक्कत है तो मैं अभी काजल को लेकर यहां से चला जाता हूं। वनराज के जाने की बात सुनकर कमला को एकदम पछतावा होने लगता है और वो माफी मांगने लगती है। मुझे माफ कर दे मेरे बच्चे, मैं दहेज और अपने अहंकार में अंधी हो गई थी, पर अब मेरी आंखें खुल गई है। नहीं, अब कोई माफी नहीं, मैं नहीं रुकूंगा, मैं जा रहा हूं। चलो काजल। रुक जाइए, मम्मी जी को अपनी गलती का एहसास हो गया है, उन्हें माफ कर दीजिए। मैंने तो माफ कर दिया। देखो कमला, तुम्हारी बहू का दिल कितना बड़ा है और एक तुम हो कि मैं अपनी गलती समझ चुकी हूँ। मुझे माफ कर दो तुम सब लोग। कमला सबसे हाथ जोड़कर माफी मांगती है और वो लोग उसे माफ कर देते हैं। सब रागिनी की तारीफ करते हैं कि उसने काजल की मदद करी और उसे इस अत्याचार से बचाया। अब उनके घर में सब ठीक हो चुका था और अब वो सब साथ मिलकर खुशी खुशी रहने लगे थे।